तपोवन की बर्फीली घाटी गंगोत्री ग्लेशियर की विशाल रचना, जहां हर कदम एक रोमांच है और हर सांस एक अखंड साधना। आज मैं जाने वाली थी गौमुख तपोवन नंदन वन की शिवमय यात्रा पर। गंगोत्री से शुरू होने वाली इस यात्रा में बर्फीली हवाओं, खिसकते ग्लेशियरों और भारी बर्फबारी ने जहां इसे मेरा आज तक का सबसे कठिन ट्रैक बना दिया, वहीं शिवलिंग, भागीरथी, मेरु और सुदर्शन पर्वतों के दर्शनों ने इसे रोमांच और आध्यात्म के अद्भुत रंगों में रंग दिया। गौमुख से जन्म लेती मां गंगा को देख जहां मन एक अनोखी शांति से भर गया, वहीं तपोवन के फेमस मौनी बाबा से मुलाकात और मां गंगा की आरती में अपना नाम सुनना मुझे निशब्द कर गया। रंजन मेधानी, उत्तराखंड पौड़ी दिल्ली निवासी, आप अपनी यूट्यूबर हैं। गौमुख तपोवन का ये ट्रैक सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा और प्रकृति का संवाद है। जहां महादेव का वास है, मां गंगा का पावन एहसास है। गौमुख तपोवन के अपनी इस यात्रा के लिए मैं देहरादून से बस पकड़कर एक बार फिर पहुंच चुकी थी उत्तरकाशी से होते हुए गंगोत्री। मैं हूं अभी मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री में और थोड़ी देर में बस शुरू करने जा रही हूं गौमुख तपोवन नंदन वन की ये खास यात्रा। तो चलिए चलते हैं इस पवित्र और एडवेंचरस हिमालयन यात्रा पर। हर हर गंगे। अगली सुबह 8 बजे मैं ट्रैक के लिए रेडी थी। ये ट्रैक मैं कर रही थी सौरभ और उनकी टीम के साथ, जो अभी ट्रैक के इक्विपमेंट्स और सामान पैक कर रहे थे। साढ़े 8 बजे तक हमने नाश्ता भी कर लिया। सुबह 9 बजे यात्रा की शुरुआत करते ही गंगोत्री मंदिर के पास ही बैठे एक व्यक्ति ने इशारा किया। ये थे नर बहादुर, जो गिडारा बुग्याल ट्रैक में हमारे पोर्टर थे। अच्छा लगा कि महीनों बाद भी इन्होंने मुझे पहचान लिया। यात्रा से पहले मैंने गंगोत्री मंदिर के दर्शन किए और फिर मैं निकल पड़ी इस खास यात्रा पर। गंगोत्री मंदिर से पहले 200 मीटर का रास्ता खड़ी सीढ़ियों से होकर जाता है। ऊपर चढ़ते हुए आप गंगोत्री धाम की घंटियों और मंत्रों के जाप सुन सकते हैं। आपके गौमुख तपोवन यात्रा की इससे शुभ शुरुआत और कुछ हो ही नहीं सकती। गंगोत्री मंदिर से 100-200 मीटर ऊपर की तरफ निकलकर मैं पहुंच गई हूं मेन रास्ते पर और यहीं से शुरू होता है गौमुख तपोवन ट्रैक। तो चलिए चलते हैं। आज हमारी टीम में सोल सीकर टीम के ओनर सौरभ जी के अलावा थे अनुज, जो सोल सीकर टीम के ट्रैक लीडर और हेड कुक भी थे। अनुज की एक खास बात यह थी कि जितना हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते, उतना ही उनमें संगीत का रंग भी चढ़ते जाता है।
इनके अलावा हमारे साथ एक गाइड अतुल राणा और सोल सीकर टीम के कुछ और मेंबर्स और पोर्टर्स भी जाने वाले थे। गंगोत्री से निकलने के बाद पहला कुछ रास्ता फ्लैट ही है, जो हरे भरे पेड़ों के बीच से होकर जाता है। हमारा ओरिजिनल प्लान आज यहाँ से भोजवासा, अगले दिन वहाँ से तपोवन और फिर तीसरे दिन वहाँ से आगे गंगोत्री ग्लेशियर पार कर नंदनवन तक जाने का था। हालांकि बाद में हैवी स्नोफॉल की वजह से इस प्लान में कुछ चेंजेस आने वाले थे। गंगोत्री मंदिर से कोई 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमारा पहला स्टॉप आता है इस यात्रा का चेक पोस्ट, जहां इस यात्रा के परमिशन और बाकी के पेपर चेक होते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में हमने एंट्री ले ली है। गंगोत्री धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आता है ये फॉरेस्ट का चेक पोस्ट, जहां पर आपका परमिट चेक किया जाता है। बाकी की टीम का वेट कर रही हूँ अभी। तपोवन जाने के लिए आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट व इंश्योरेंस के अलावा गाइड का होना भी जरूरी है, जो आपको किसी ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू ही मिलता है। चेक पोस्ट से मैं थोड़ा आगे की तरफ निकल गई हूँ। परमिट वगैरह चेक हो गया है और बस अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चेक पोस्ट पर कोई आधा घंटा लग गया और फिर 10 बजे हमने यहाँ से आगे की यात्रा शुरू कर दी। गंगोत्री नेशनल पार्क से कोई आधा किलोमीटर आगे आते ही अब रास्ता एकदम खुल सा जाता है। भागीरथी नदी के साथ चलते आपको अब आगे कई किलोमीटर का ट्रैक और सामने कई हिमालयन पीक्स दिखने लगती हैं। आज कुछ दिनों से मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ही कड़क धूप लगी हुई है, लेकिन हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, तो हमें जो है मौसम खराब होने से पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। चेक पोस्ट से कोई 2 किलोमीटर बाद एक शेड बना दिखा, तो हम कुछ देर रेस्ट के लिए बैठ गए। गौमुख तपोवन के इस ट्रैक में कई ऐसी जगह हैं जिनका नाम पहले काफी सुना जाता था, लेकिन अब जो है उनका नाम बिल्कुल खत्म हो चुका है। उन्हीं में से एक है गंगा बगीचा। चेक पोस्ट से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे हरे भरे पेड़ और फूल खिले हुए दिखाई देते हैं और उसे ही जो है गंगा बगीचा नाम दिया गया था।
गंगोत्री से कोई 4-5 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब आता है इस ट्रैक का अगला पड़ाव, जिसे कहते हैं देवगाड़। गंगोत्री धाम से लगभग 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आती है ये जगह देवगाड़, जहाँ पर आपको एक बड़ा सा गधेरे के जो है निशान दिखेंगे। देवगाड़ बड़े बड़े पत्थरों से भरी जगह है जो ऊपर से आए तेज पानी के साथ बहकर यहाँ आते हैं। हाईवे के जैसे बनी चौड़ी खाई को देख आइडिया लग जाता है कि जब बारिश में यहाँ पानी बह के आता होगा तो वो मंजर कितना भयानक होता होगा। तो ये है देवगाड़ का छोटा सा पुल, इसे मैंने क्रॉस कर लिया है। वो रहा पुल, लकड़ी का, टेम्पररी बनाया गया। देवगाड़ से आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक एक पतली पगडंडी से होकर जाता है जो भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे से लगा है। ऊपर नीचे होते हुए यहाँ से थोड़ा आगे ही अब एक छोटा सा जंगल दिखता है जो इस यात्रा का पहला फेमस पड़ाव चीड़बासा था। चीड़बासा से आधा किलोमीटर पहले एक बार फिर से हम छोटी सी नदी क्रॉस करते हैं, जिसके लिए यहाँ लकड़ी का पुल बनाया गया। यहाँ पड़े बड़े बड़े पत्थरों को पार कर कुछ ही दूर दिखता है चीड़बासा का चेक पोस्ट। चीड़बासा इस यात्रा की एक खास जगह है। यहाँ से आगे अब पेड़ भी खत्म हो जाते हैं। सीजन के अनुसार आपको यहाँ 1-2 ढाबे भी मिल जाते हैं, हालांकि अभी यहाँ सब सुनसान ही पड़ा था। थोड़ी देर रेस्ट कर हमने यहाँ से आगे भोजबासा के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। अभी तक हम कोई 10 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे और अब भोजबासा कोई 4-5 किलोमीटर दूर था। चीड़बासा के पहले से ही ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगी थी, जिस वजह से मुझे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। हालांकि मैंने इससे कई ज्यादा हाइट के ट्रैक्स बिना किसी प्रॉब्लम के किए थे, लेकिन आज अब मेरे लिए एक एक कदम चलना भी मुश्किल होते जा रहा था। गंगोत्री से 12 किलोमीटर बाद अब आता है इस ट्रैक का एक रिस्की पार्ट, जिसे गीला पहाड़ कहते हैं। यहाँ पर 300-400 मीटर का रास्ता लैंडस्लाइड एरिया से होकर जाता है, जिसमें बीच बीच में पत्थर गिरते रहते हैं। लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से हम भी एक किनारे पर इंतजार करते रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता भाग के उस हिस्से को क्रॉस कर लेते। दो बजे बाद अब अचानक ही बर्फीली हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी।
पीड़बासा के बाद मैं वैसे ही अच्छा फील नहीं कर रही थी और अब बारिश से ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। भोजबासा अब 1.5-2 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन मुझे यह 20 किलोमीटर सा फील हो रहा था। फाइनली कोई 3 बजे एक बड़े बोल्डर एरिया को क्रॉस करते ही अब एक पहाड़ी के टॉप से नीचे कुछ टेंट्स और आश्रम दिखने लगे और यही था फेमस भोजबासा, गौमुख तपोवन यात्रा का सबसे मुख्य पड़ाव। भोजबासा पहुंच अब शुरू हुआ टेंट सेटअप होने का काम। मैं यहाँ पहुंच अब खड़े भी नहीं रह पा रही थी, तो वहीं किनारे पर बैठ गई। थोड़ी देर में अब अनुज भी पहुंच गए। किचन टेंट लगाने के बाद मेरा टेंट लगाया गया और टेंट लगते ही मैं उसमें रेस्ट के लिए बैठ गई। थोड़ी देर में कोहरा और बादल हट गए और मैं टेंट के अंदर से ही ठीक सामने एक विशाल हिमालयन पीक देख सकती थी और ये श्रृंखला थी पवित्र भागीरथी। थोड़ी देर में अनुज चाय और स्नैक्स बनाकर ले आए। शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ पर मेरा इवनिंग स्नैक्स आ चुका है। आज बना है वेज मैगी। टेंट में गर्मा गर्म मैगी और ठीक सामने हिमालय की भव्यता, भागीरथी शिखर का अद्भुत नजारा। उस पल ऐसा लगता है जैसे साधारण जीवन और दिव्य पर्वत एक ही थाली में परोसे गए हों। शाम को यहाँ बैठ अगले दिन के बारे में यह चिंता जरूर थी कि कल ऐसी हालत में कैसे आगे के बोल्डर एरिया और ग्लेशियर पार कर मैं गौमुख और फिर तपोवन पहुंचूंगी। या आधे से ही वापस लौट गंगोत्री जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह 7 बजे हम भोजबासा से आगे की यात्रा के लिए रेडी थे। गौमुख की तरफ बर्फीले तूफान चल रहे थे और मौसम खराब था। अब हम थोड़ी देर में तपोवन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी मौसम जो है बहुत विंडी हो रखा है और ठंड भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन शायद बाद में और खराब हो जाए, तो इसलिए अभी हमें निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा लेट होगी ना, तो आश्रम में इधर बता देना होगा। भोजबासा से अब हमें भागीरथी नदी पार कर दूसरी तरफ जाना था। वैसे तो यहाँ एक ट्रॉली है जिससे यह नदी पार की जाती है, लेकिन इस बार अभी ये ट्रॉली स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमें आज नदी के ऊपर जमी बर्फ की परत पर चलकर ही भागीरथी नदी को पार करना पड़ा। आज हमें कोई 8 किलोमीटर का ट्रैक करना था। पहले भोजबासा से 4-5 किलोमीटर का ट्रैक कर गौमुख
और फिर वहां से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक कर तपोवन पहुंचना था। भोजबासा से 2 घंटे की यात्रा के बाद अब हम गौमुख के पास ही पहुंच गए। अभी मौसम ज्यादा खराब होने लगा था और स्नोफॉल के चांस भी बन रहे थे, तो अभी गौमुख ना जाकर सीधे तपोवन पहुंचने का डिसाइड किया। अब गौमुख के दर्शन हम तपोवन से वापसी में करने वाले थे। भोजबासा से 5 किलोमीटर के बाद अब शुरू होता है इस यात्रा का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, जो था गौमुख से तपोवन की खड़ी चढ़ाई। इस भाग में हमें गौमुख ग्लेशियर के एक किनारे की चढ़ाई कर तपोवन की तरफ जाना था। गौमुख ग्लेशियर से ऊपर चढ़ते आपको बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होकर निकलना पड़ता है। यहाँ थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी पत्थर पर पैर रखा और वो स्टेबल नहीं है तो आप उन्हीं बोल्डर्स के बीच गिरे मिलते हैं। गौमुख ग्लेशियर के 1 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब स्टार्ट होता है लैंडस्लाइड जोन। 200-300 मीटर के इस पार्ट पर ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं। 13,000 फीट से ज्यादा की हाइट, लो ऑक्सीजन में फूलती सांस और ऊपर से गिरते पत्थर। यहाँ आने के बाद समझ आने लगता है कि शहरों में जिम के ट्रेडमिल पर दौड़ना तो महज एक मजाक है। असली लेग डे की एक्सरसाइज तो इन्हीं हिमालय में होती है। खैर, जैसे तैसे बच के इस एरिया को पार कर अब हम पहुंच चुके थे एक पानी के धारे के पार, जहां एक बार फिर मैं रेस्ट के लिए बैठ गई। यहाँ से नीचे अब पूरा गंगोत्री ग्लेशियर दिखने लगा था। यह भी रियलाइज करना एक एडवेंचर ही था कि जिन पत्थरों के ऊपर मैं बैठी थी, इनके नीचे हजारों साल पुराना ग्लेशियर है और मेरे ठीक सामने हिमखंडों में माँ गंगा जन्म लेती है। तपोवन का लास्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई का है। धीरे धीरे एक पत्थर से कूदकर दूसरे पत्थर पर जाना। ऊपर को चढ़ते हुए यह भी ध्यान देना होता है कि आपके पैर से कोई पत्थर नीचे को लुढ़क कर पीछे से आने वाले को ना लग जाए। एक बार फिर अब हल्की बारिश और बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी।
लास्ट के इन 2 किलोमीटर में न जाने कितनी बार रेस्ट के लिए बैठना पड़ता है। रेस्ट करने के लिए बैठना भी एक चैलेंज है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब ऊपर से कोई पत्थर लुढ़क कर आ जाए। दोपहर 12 बजे के आसपास अब एक पहाड़ी का टॉप दिखने लगा था, जिससे एक हिमालय की पीक निकलती दिख रही थी। ये पर्वत था शिवलिंग और इसी पहाड़ी के किनारे के पार था तपोवन। भोजपासा से कोई 4 घंटे के ट्रैक के बाद अब हम इस ग्लेशियर के आखिरी छोर पर पहुंच गए और एक छोटे पत्थर को पार करते ही अब शुरू हो जाता है सुंदर तपोवन। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं तपोवन और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिव्य शिवलिंग पर्वत। तो जब हमने भोजपासा से ट्रैक शुरू किया था तभी से बर्फीली हवाएं चलनी शुरू हो गई थी और उस वजह से सांस जो है हर 10 सेकंड में टूट रही थी। पर लेकिन अब जो है फाइनली तपोवन में पहुंचकर रिलीफ मिल रहा है। यहाँ से अब हम सीधे अपने कैंप साइट की तरफ चले गए, जो कोई आधा किलोमीटर आगे था। यहाँ हम जल्दी से कैंप सेटअप करना चाहते थे, क्योंकि अब मौसम और तेजी से खराब हो रहा था। कुछ ही देर में टीम के बाकी लोग भी पहुंच गए और फिर शुरू हुआ टेंट लगाने का काम। टेंट सेटअप हो ही रहे थे कि कोई 15 मिनट बाद ही बर्फबारी स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते भारी बर्फबारी से चारों तरफ अंधेरा होने लगा। तो 2 बज चुके हैं और अभी भी बर्फबारी हो ही रही है और इसी बीच मेरा गर्मा गर्म लंच आ चुका है। लंच में है चावल, दाल और साथ में सैलेड। चार घंटे से यहाँ लगातार स्नोफॉल हो रही थी, जिस वजह से चारों तरफ सफेदी छा गई थी। बाहर इतनी तेज बर्फबारी हो रही है कि कुछ ही मिनटों में जो है पूरा टेंट बर्फ से भर जा रहा है, तो इसे बीच बीच में जो है ऐसा करना पड़ रहा है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू कि कितनी बर्फबारी हो रही है। यहाँ पहुँच मेरा प्लान तपोवन घूम मौनी बाबा से मुलाकात करने का था, लेकिन टेंट से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। दिन में 12:30 बजे से शुरू हुई बर्फबारी शाम 7 बजे तक चलती रही। टेम्परेचर माइनस में था और ठंड में बाहर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अगले दिन शायद मौसम अच्छा हो जाए,
इसी उम्मीद में रात 8 बजे अब हम डिनर करके सो गए। अगले दिन सुबह उठ क्लियर मौसम देखकर काफी अच्छा लगा। 6 बजे मैं रेडी हो चुकी थी। सामने कई हिमालयन श्रृंखलाएं हल्की धूप से चमकने लगी थी। किचन टेंट में अतुल और अनुज चाय नाश्ते की तैयारियां कर रहे थे। अनुज के पास एक छोटा सा स्पीकर था जिसमें वे पिछले दिन से अलग अलग म्यूजिक बजा रहे थे। कल की बर्फ पड़ने से टेंट जमकर कड़क हो गए थे। सुबह सुबह के ये बर्फीले नजारे बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। जब तक अपना चाय नाश्ता रेडी होता, मैं तपोवन एक्सप्लोर करने चली गई। सुबह के बज रहे हैं 7 और अब हल्की हल्की धूप आने लगी है और ये देख रहे हैं आप तपोवन वैली पूरी बर्फ की चादर से ढकी। तपोवन घूमने की शुरुआत मैं यहाँ के फेमस मौनी बाबा जी के आश्रम से करने वाली थी, जो टेंट से कोई 300-400 मीटर दूर था। कल के हैवी स्नोफॉल के बाद यहाँ पत्थरों पर चलना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। कई बार पैर बर्फ के अंदर घुटने तक धंस जाता। सामने ही अब एक कुटिया बनी दिखने लगी। मैं यह भी जानने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड थी कि मौनी बाबा मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई साल पहले एक बार मैं उनसे मिली थी। आश्रम में पहुंची तो सन्नाटा सा छाया था, तो सोचा बाहर से ही महाराज जी को आवाज लगा दूं। महाराज जी। आवाज लगाते ही मौनी बाबा की कुटिया का छोटा सा दरवाजा खुला और मौनी बाबा बाहर आए। पूछने पर कि उन्होंने मुझे पहचाना भी या नहीं, वो हंसते हुए बोले, कंचन गंगा। ये नाम उन्होंने ही मुझे कई साल पहले दिया था। पहचाना आपने? पहचाना? हाँ। कंचन गंगा। कल आना चाहिए शाम को। आओ, नीचे टेंट लगा दिए है ना? लगा दिया, ठीक है, लेकिन बर्फ गिर रही थी तो थोड़ा बहुत। जब उन्हें पता चला कि कल ही मैं यहाँ पहुँच चुकी थी, तो बोले टेंट में इतनी बर्फबारी में रुकना ही था तो यहाँ से कुछ गर्म कंबल लेकर जाते। वहाँ बैठते ही मौनी बाबा जी ने एक थाली में मेरे लिए नाश्ता लगाना स्टार्ट कर दिया। आज उनकी कुटिया में 2-3 ट्रैकर्स भी थे, तो उन्होंने नाश्ते में खीर और मैक्रोनी बनाया था। हमारी सोल सीकर की टीम भी टेंट में नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन बाबा जी बगैर नाश्ता कराए नहीं माने। नाश्ता करते हुए मौनी बाबा ने बताया कि इंडिया के साथ कई फॉरेनर्स भी यहाँ आकर मेरे पिछले गौमुख तपोवन के वीडियो की चर्चा करते हैं। जो कितना पुराना गाना आ रहा है, जो चल चल कर सुना रहा है। आपको पूरा भारत नहीं, बाहर तक लोग जान, वो जो है, जो भी कोई आता है, हमने उनकी वीडियो देखी। अच्छा, हमने उनकी वीडियो देखी।
बाबा जी के पास एक छोटा सा रेडियो था जिसमें आकाशवाणी के एक स्टेशन से गाने बज रहे थे। एक घंटे तक मैं कुटिया में बैठी रही और फिर समय था मौनी बाबा जी से विदा ले बाकी के तपोवन को एक्सप्लोर करने का। वापस जाते हुए बाबा जी मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए भी आए। तो ये है तपोवन क्षेत्र, गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर बसा एक छोटा सा मेडो। ये जगह सदियों से साधु संतों के लिए तपस्या का स्थान रही। तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। तपोवन की बात करें तो ये जगह फेमस है यहाँ से दिखने वाली हिमालयन श्रृंखलाओं के लिए, जिन्हें आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ से दिखने वाली पीक्स की बात करें तो सबसे खास है शिवलिंग पर्वत। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि। तपोवन की इस दिव्य धरती पर आकाश को छूता हुआ खड़ा है शिवलिंग पर्वत। इसका आकार शिवलिंग जैसा दिखता है, इसीलिए इसे शिवलिंग कहा जाता है। सूरज की पहली किरणों में चमकता यह पर्वत ऐसा दिखता है मानो यहाँ भगवान शिव स्वयं ध्यान मुद्रा में विराजमान हो। अनंताय नमो नमः। तपोवन में शिवलिंग पर्वत से लगकर ही दिखता है पवित्र मेरु पर्वत। मेरु पर्वत मानो धरती और आकाश के बीच खड़ा कोई दिव्य स्तंभ हो। नमः करालवदना। कहा जाता है कि यही वो शिखर है जो देवताओं की कथाओं में अमर है। कई पौराणिक मान्यताओं में मेरु को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। शिवलिंग और मेरु के बाद यहाँ तीसरा पर्वत है नंदी पर्वत। इस पर्वत का नाम भगवान शिव के वाहन नंदी के नाम पर रखा गया है। कहते हैं कि जहाँ महादेव है वहाँ नंदी का होना तय है, और हिमालय की इस ऊंचाई पर इन दोनों को एक साथ देखना किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं है। नमः गौरांग अर्धांगाय गंगाधराय नमो नमः। नमः पार्वतीशं। मेरे पीछे आप जो ये पीक देख रहे हैं ये है भागीरथी रेंज। एक हिमालयन श्रृंखला जो आप तपोवन से कभी भी मिस नहीं कर सकते वह है पवित्र भागीरथी श्रृंखला। भागीरथी रेंज हिमालय की सबसे भव्य और ऊंची चोटियों में से एक है। 3 विशाल शिखरों का यह समूह ऐसा लगता है मानो आकाश को थामे खड़ा हो। ये सिर्फ चोटियां नहीं, हिमालय के उस अटूट गौरव का प्रतीक है जिन्होंने मां गंगा के जन्म को देखा है। जयति जय मां भगवती जयति। यहाँ आकर एहसास होता है कि क्यों इन पर्वतों को देवताओं का निवास कहा जाता है। दुर्गा महेश्वरी।
तपोवन क्षेत्र में आपको एक पानी की धारा बहते हुए दिख जाती है। ये है आकाशगंगा। अभी पानी पूरा जमा हुआ है बर्फ से। यहाँ घूमते मुझे अब 3 घंटे हो चुके थे। वैसे ओरिजिनल प्लान आज यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर पार कर 8 किलोमीटर आगे नंदनवन तक जाने का था, लेकिन खराब मौसम, कई दिनों की भारी बर्फबारी और मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से गंगोत्री ग्लेशियर क्रॉस करना अब काफी रिस्की हो चुका था। तो हमने अब यहाँ से गौमुख की तरफ जाने का डिसाइड किया, जो इस यात्रा का सबसे खास पड़ाव होने वाला था। सुबह 10 साढ़े 10 बजे अब मैंने तपोवन से गौमुख के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। कल की उस खौफनाक बर्फबारी के बाद आज सुबह तपोवन ने एक सफेद चादर ओढ़ ली थी। मेरा हर कदम एक अजीब सा सुकून दे रहा था, जैसे मैं रुई के किसी पहाड़ पर चल रही हूँ। चारों तरफ ऐसी खामोशी और शांति थी कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में हम एक बार फिर ग्लेशियर के ऊपर पहुंच चुके थे। कल की पड़ी बर्फ यहाँ अब लगभग पिघल ही चुकी थी, जिससे रास्ता थोड़ा फिसलन वाला हो गया था। कुछ और आगे जाकर अब नीचे से एक बार फिर से हम पूरा गंगोत्री ग्लेशियर देख सकते थे। कल जिस ग्लेशियर पर पत्थर चमक रहे थे, आज वह पूरा बर्फ की चादर से ढका हुआ था। दो किलोमीटर नीचे आने के बाद अब कोई आधा किलोमीटर दूर ही गंगोत्री ग्लेशियर के एक किनारे से एक पानी की धारा बहती दिखी, जो गौमुख का एक भाग था। पाँच मिनट के रेस्ट के बाद मैं गौमुख की तरफ निकल गई। गौमुख से पहले एक बड़ा बोल्डर एरिया है और इस पत्थरों से भरे रास्ते को पार करते ही आप पहुंच जाते हैं मां गंगा के पवित्र उद्गम स्थल गौमुख पर। ये है विशाल गंगोत्री ग्लेशियर, जिसमें कई छोटे बड़े क्रेवास हैं। इन्हीं छोटे बड़े क्रेवासों से कई पानी की धाराएं मिलती हैं और यही अपने पूर्ण स्वरूप में आती है भागीरथी नदी। गौमुख सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि प्रकृति व आस्था का वो संगम है जहां आकर इंसान खुद को बहुत छोटा लेकिन बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता है। यह हिमालय के सबसे विशाल ग्लेशियर्स में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 किलोमीटर के बीच है। यहाँ से जो भागीरथी नदी निकलती है, वह आगे जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है।
और फिर गंगा कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह हर साल लगभग 15 से 20 मीटर पीछे खिसक रहा है। यही वजह है कि अब ग्लेशियर के बिल्कुल पास जाना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ अक्सर बर्फ की चट्टानें टूटकर गिरती रहती हैं। मैं कोई 3 साल पहले यहाँ आई थी, लेकिन इस बार यह गौमुख इतना डिफरेंट नजर आ रहा था कि मैं पहचान भी नहीं पाई। 3 साल में इतना चेंज देखकर मैं काफी सरप्राइज थी। एक घंटे गौमुख पर रुकने के बाद अब समय था यहाँ से वापस भोजबासा की तरफ जाने का, क्योंकि अब मौसम खराब होने लगा था और बर्फबारी भी होने ही वाली थी। गौमुख से कोई 2 घंटे के ट्रैक के बाद फिर से एक बार मैं पहुंच चुकी थी भोजबासा। भोजबासा में अभी मैं टेंट के अंदर गई ही थी कि यहाँ भी अब तेज बर्फबारी होने लगी और थोड़ी ही देर में चारों तरफ बस सफेद रंग ही नजर आ रहा था। तो अब भोजबासा में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका हमें कोई अनुमान नहीं था। ये देखो पूरा भोजबासा ढकने वाला है बर्फबारी से। शाम को मौसम क्लियर हुआ और टेंट से बाहर आकर देखा तो जीपीएल चल रहा था। जीपीएल मतलब गौमुख प्रीमियर लीग। काफी पोर्टर्स बर्फीली हवाओं के बीच क्रिकेट का आनंद ले रहे थे। अगले दिन सुबह 7 बजे अब हम भोजबासा से गंगोत्री जाने के लिए रेडी थे। सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद मैं गंगोत्री की तरफ निकल गई, जो कोई 14-15 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला था। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है भोजबासा गौमुख तपोवन ट्रैक का आखिरी पड़ाव। तीन दिन पहले गंगोत्री से यहाँ आते हुए मौसम काफी खराब था और कोहरा लगा हुआ था, तो ज्यादा पहाड़ नहीं दिखे। लेकिन आज मैं धूप में चमकते कुछ नए पहाड़ देख सकती थी। कोई 2.5 घंटे के लगातार ट्रैक के बाद मैं चीड़बासा को क्रॉस कर एक बार फिर पेड़ों के बीच पहुंच चुकी थी। 4 दिन बाद थोड़ा हरियाली देख अच्छा लग रहा था। नीचे आते हुए राजस्थान से आए कुछ व्यूअर से भी मुलाकात हुई। मैंने गौमुख तपोवन का पहला ब्लॉग आपने देखा, ये सारा हाय गाइस, हमने अपने टीवी पे लगा के देखा था आपका, तभी हुई थी कि यार गौमुख तपोवन जाना है। बाकी पंच केदार हमने कर लिए, सारे कर लिए। दिन में कोई 12 बजे अब मैं वापस पहुंच चुकी थी गौमुख तपोवन ट्रैक के चेक पोस्ट पर।
और थोड़ा ही आगे मैं गंगोत्री धाम देख सकती थी। होटल में वापस जाने से पहले एक बार फिर मैं गंगोत्री मंदिर के दर्शनों के लिए आ गई। आज यहाँ गंगोत्री धाम की शाम भी काफी डिवाइन रही। गंगोत्री धाम के शाम की गंगा आरती के लिए मुझे खास इनविटेशन दिया गया, जिसकी मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। शाम को मैं गंगा आरती में शामिल होने चली गई। यहाँ पर आरती समिति द्वारा स्पीकर पर अपना नाम सुनना मेरे लिए किसी आध्यात्म से कम नहीं था। रंजन मेधानी, उत्तराखंड पौड़ी दिल्ली निवासी, आप और बड़ी यूट्यूबर हैं। अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे, जय लक्ष्मी रमा। ये पूरा अनुभव मेरे लिए काफी स्पेशल रहा। मेरे गौमुख तपोवन यात्रा का इससे डिवाइन एंड और कुछ नहीं हो सकता था। गौमुख तपोवन का यह सफर सिर्फ पत्थरों और रास्तों को पार करना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक दिव्य बहाना है, जहाँ गंगा के कलकल में संगीत है और शिवलिंग पर्वत की छांव में जन्मों का सुकून। यही वो जगह है जहाँ पहुँच शब्द खत्म हो जाते हैं।